स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, दैट इज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ठीक है, सो हमारे इस वीडियो में रहेगा कि हम किन किन तरीकों से अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स कंपनी के ऑफर कर सकते हैं। नाउ मतलब मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि एम्प्लॉयज मतलब आपको पता है, मतलब एम्प्लॉयज मतलब वो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं करंटली। तो कंपनी कई बार अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज वो काम कर रहे हैं, बिकॉज वो मेहनत कर रहे हैं कंपनी में, उनके ही वजह से हमारी कंपनी जो है इतना फ्लरिश हो रही है। तो हो सकता है कि कंपनी चूज करे कि वी वांट टू गिव आवर शेयर्स टू एम्प्लॉय। और दूसरा मकसद ये भी रहता है कंपनी का कि अगर एम्प्लॉयज को ओनर बना दिया जाए तो एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड कि कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो हमें उसमें हिस्सेदार मिलेगी। तो क्या होता है, ये एक तरीका है कंपनी का कि एक तीर से दो निशाने कैसे किए जाए, कि आप एक एम्प्लॉय भी हो कंपनी के और प्लस आप कंपनी के ओनर भी हो। तो क्या होता है कि आप सो आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हो और कंपनी के ओनर भी हो। तो होता क्या है कि आप जब भी काम करते हो तो यही सोच के करते हो कि ये मेरी ही कंपनी है, जिससे कि बहुत बेनिफिट देखा गया है आज तक कंपनी ने जब भी ये चीज किया है, क्योंकि आप उन लोगों को कंपनी के ओनर बना रहे हो जिनके हाथों में कंपनी का सक्सेस लिखा हुआ है ना। एम्प्लॉइज अगर मेहनत से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट होना तो जाहिर सी बात है। तो ये सारे कुछ मेथड है, ईसॉस, ईएसपीएस, सार्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर, जो हम पढ़ने वाले देखने वाले हैं कि एक्चुअली कंपनी कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करके कंपनी डिफरेंट एम्प्लॉइज को ओनरशिप दे सकती है, मतलब ही शेयर्स इशू कर सकती है। तो सबसे पहले है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, याद रखना नाम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जहां पे कंपनी अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, ऑफिसर्स को, चाहे वो कंपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज हो या सब्सिडरी कंपनी को हो, उन्हें राइट देती है, उन्हें एक बेनिफिट देती है इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। देखो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो, बट ध्यान से पढ़ना। ईसॉस एक ऐसा मेथड है जहां पे कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, जो डायरेक्टर है, परमानेंट एम्प्लॉइज मतलब वो जो कंपनी से सालों से काम कर रहे हैं, डायरेक्टर जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, ऑफिसर्स भी उसी में काउंट होते हैं। तो जो ईसॉस होता है ना, मेनली उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है एम्प्लॉइज में जो कंपनी के लिए ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय से समझ में आता है कि वो लोग हैं जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, डायरेक्टर मतलब वो लोग हैं जो बहुत, जिनके पास पावर है, कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ईसॉस में एक ये डिफरेंट मतलब हम दूसरे पार्ट भी देखने वाले हैं, इक्विटी एम्प्लॉइज को जब हम इशू करते हैं तो एक ये डिफरेंट पार्ट है, मतलब डिफरेंट चीज है बाकियों से, कि ईसॉस में हम उन लोगों को ही इनविटेशन देते हैं जो परमानेंट है, जो डायरेक्टर है, ऑफिसर है, और प्लस ये होल्डिंग कंपनी के चाहे एम्प्लॉइज हो या सब्सिडरी कंपनी को है, सबके लिए रहता है। अभी देखो जब भी हम एम्प्लॉइज को ऑफर करते हैं तो ये बोल के करते हैं कि अगर आज इस चीज को बाय करते हो, मतलब एक ऑप्शन को बाय करना होता है ना। ऑप्शन को बाय करना मतलब कि कंपनी ने ये आपको ऑप्शन दिया है कि यू कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट। मतलब ये ऐसा नहीं जैसे ही कि आप ऑप्शन को हाँ बोलते हो आपको शेयर्स दे दिया जाता है, नहीं, ये एक फ्यूचर पीरियड में ऑप्शन को आप मतलब ऑप्शन जो है, ऑप्शन के थ्रू आप शेयर्स को बाय कर सकते हो। तो करेंटली आपको सिर्फ ऑप्शन को बाय करने का राइट मिलता है और फ्यूचर डेट पे आप शेयर्स, अगर ऑप्शन को बाय करते हो तो शेयर्स को बाय करने का राइट मिलता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आज ही आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि वेदर यू वांट टू बाय ऑप्शन और नॉट, एंड मतलब या राइट को आप बाय करना चाहोगे कि नहीं बाय करना चाहोगे, एंड देन फ्यूचर डेट पे आपको शेयर्स दिया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब फ्यूचर में कितना भी मार्केट प्राइस रहने दो, कितना भी पब्लिक इशू का प्राइस होने दो, इशू प्राइस होने दो, जो भी प्राइस ईसॉस के लिए डिसाइड हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग,
सिर्फ ये होना चाहिए कि मार्केट प्राइस से लेस का होना चाहिए। तो कोई भी प्राइस होने दो, लेकिन वो प्री डिटरमाइन होना चाहिए। प्री डिटरमाइन मतलब पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, और ये पहले से ही डिसाइडेड कब से होगा, जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तभी से आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो, अगर आप ये राइट चूज करते हो, तो आपको फ्यूचर डेट में कितने प्राइस पे शेयर्स दिया जाएगा। तो ऐसा उस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। तो इन्होंने इधर यही बोला है कि ईसॉस मतलब क्या है। ईसॉस मतलब जब आप अपने इंप्लॉइज को प्राउड फील करवाना चाहते हो, प्राउड ओनर बनाना चाहते हो जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी में अच्छे इंप्लॉइज को अगर रिटेन करना चाहते हो, तो आप ईसॉस की हेल्प से ये सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप किसी को ओनर बना दो तो वो इंप्लॉइज सालों सालों तक कंपनी में कंटिन्यू करेगा ही, ये सोचेगा नहीं कि मैं रेजिग्नेशन ले लेता हूं या ये कंपनी में मुझे काम नहीं करना है। आप ओनरशिप के साथ साथ उसे इंप्लॉय बना रहे हो, तो ये भावना ऑटोमेटिकली इंप्लॉय के अंदर आ जाती है कि लेट्स कंटिन्यू फॉर मोर ईयर्स इन सेम कंपनी। तो इससे क्या होता है, कंपनी का बेनिफिट होता है कि कंपनी को अच्छे इंप्लॉइज और सालों के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इंप्लॉय है और वो लेट गो नहीं कर सकते अपने इन इंप्लॉइज को। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज व्हाट आर दी प्रोविजंस टू इशू ईसॉस, है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं हमको ईसॉस को ऑफर करने के लिए। तो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के लेक्चर दो तरीकों से चलते हैं। एक जैसा आप मुझे अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, और दूसरा जो भी बहुत मस्त तरीका है कि आप हमारे साथ प्रीमियम ऑनलाइन बैचेस के थ्रू जुड़ते हो, जहां पे आपको ये दिए गए टीचर्स आपको बहुत ही एनर्जेटिक तरीकों से बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देने का ट्राई करते हैं। और इधर जो लेक्चर्स होते हैं वो डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, जीमीट पे लिए जाते हैं, एकदम फेस टू फेस की तरह फीलिंग आती है। और अगर बाई चांस आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो आपका बैकअप फैसिलिटी हमारे खुद के एप्लीकेशन पे दिया जाता है। तो ये सारे प्रीमियम बैच के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हो, और एचजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, जो कि प्रोविजन है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिया हुआ है कि कंपनी दो तरीकों से जो ईसॉस है वो अपने एम्प्लॉइज को दे सकती है। अब वो दो तरीका कौन सा रहेगा, या तो कंपनी डायरेक्टली अपने जो शेयर्स है वो एम्प्लॉय को दे, डायरेक्टली कंपनी जाके देगी, या तो कंपनी बनाएगी एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट मतलब वो कंपनी का ही एक पार्ट होता है जहां पे एम्प्लॉइज के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में ऑलरेडी इतने ट्रांजैक्शन परचेज के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड एंड सो मेनी ट्रांजैक्शन यू हैव लर्नड इन 11th ऑल्सो एंड यू आर लर्निंग इन 12th ऑल्सो, कि कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ऑलरेडी, है ना। वेरियस कैटेगरी के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो कंपनी लॉ ने बोला है, देखो अगर आपके लिए ये इजी है कि आप कंपनी के अकाउंट्स में ही या कंपनी डायरेक्टली वो ईसॉस जो है एम्प्लॉय को ऑफर करना चाहे तो वो कंपनी के थ्रू कर सकती है। नहीं तो कंपनी के पास ऑप्शन है एक ट्रस्ट बना के, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, जहां पे एम्प्लॉइज के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस रहते हैं, चाहे वो ईसॉस हो, चाहे वो सैलरी पेमेंट हो, वो आप एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में इतना ही बताया हुआ है कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू ट्रस्ट। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट ये दिया हुआ है कि जब भी आप ईसॉस ऑफर्ड करते हो, मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हो, तो जो आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस रहना चाहिए, मतलब जो आपका ऑफर प्राइस रहना चाहिए टू एम्प्लॉइज, वो हमेशा आपके मार्केट प्राइस से कम रहना चाहिए। लॉजिक सी बात है ना। आप ही सोचो ना कि आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे हो, और आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स ये बोल के दे रहे हो कि मार्केट में प्राइस 50 रुपीज चल रहा है और हम आपको 60 रुपीज का ऑफर कर रहे हैं, तो कोई भी एम्प्लॉय भड़क जाएगा, कोई भी एम्प्लॉइज को गुस्सा आ जाएगा कि हमने क्या बिगाड़ा है, मार्केट में प्राइस आपका 50 रुपए और आप हमें 60 रुपीज का दे रहे हो। ऐसा लॉजिकली
प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है ना, वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो करंट प्राइस है वो जो आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो ऑफर प्राइस होना चाहिए शुड बी लेस देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आप जितने में ऑफर करोगे मार्केट प्राइस से ऑफ कोर्स वो कम होना चाहिए। नाउ सी पॉइंट दिया हुआ है कि आपको एम्प्लॉइज को थोड़ा सोचने का टाइम देना पड़ता है ना, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। देखो, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द शेयर दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है, जैसे कि मैंने आज ऑफर किया है, कंपनी ने आज एम्प्लॉइज को ऑफर किया, आज जो भी डेट होगा और आप फाइनल जो डिसीजन है ना, उनमें 1 साल का फर्क होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है एम्प्लॉइज को थोड़ा सा सोचने का टाइम आपने देना चाहिए। वो थोड़ा सोचने का टाइम मतलब 1 साल है। 1 साल तो आपने किसी भी एम्प्लॉइज को ये सोचने के लिए टाइम देना चाहिए या वेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए, अप्लाई करने के लिए टाइम देना चाहिए, वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर शेयर्स और नॉट, है ना। कोई भी कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती है कि ये लो शेयर्स, आप जल्दी बोलो आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, कल ये ऑफर बंद हो रहा है, नहीं। एटलीस्ट यू हैव टू गिव सम पीरियड टू एम्प्लॉय, सम चांस टू थिंक टू एम्प्लॉय कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। और वो कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। सो नाउ डी पॉइंट देखते हैं। तो डी पॉइंट में ऐसा है कि एक बार आपको वेस्टिंग पीरियड दिया, मतलब वेस्टिंग पीरियड इज द पीरियड जिसमें आपको डिसाइड करने का टाइम दिया जाता है एम्प्लॉइज को कि उनको परचेज करना है कि नहीं करना है कंपनी के शेयर्स। एक बार उन्होंने ऑप्शन को बाय कर लिया, मतलब उन्होंने शेयर्स को बाय करने का डिसीजन अपना कंपनी को बता दिया और कंपनी ने उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिया। तो एक कंडीशन इससे जुड़ा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 1 साल तक वो शेयर्स कंपनी के बेच नहीं सकता। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं कि क्यों ऐसा मैम, क्यों हमने लॉक इन पीरियड, मतलब कंपनी जो है वो लॉक इन पीरियड रखती है, कोई 2 इयर्स भी रखती है, कोई 3 इयर्स भी रखती है। मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड तो रखना ही पड़ेगा। तो कंपनी लॉ ने ही ऐसा स्पेसिफाई किया है, बिकॉज देखो क्या होता है कि आप किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन को, दैट इज एम्प्लॉइज को आप क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो, कंपनी का ओनरशिप बना रहे हो। और वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो ये रहते हैं फायदे रहते हैं, उनको लेने के लिए वो ओनरशिप ले तो लेते हैं और बाद में तुरंत जाके मार्केट में बेच देते हैं उन शेयर्स को। तो एक्चुअली कंपनी का क्या फायदा हुआ? जब आप मतलब जो कंपनी है, जो इंटेंशन से उनको शेयर्स दिया है कि वो हमारे ओनर्स बनेंगे, वो हमारे कंपनी के लिए काम भी करेंगे, तो हमारा फायदा होगा, हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके वजह से कंपनी लॉ ने इस पे लॉक इन पीरियड लगा के रखा है कि अगर एम्प्लॉय एक बार शेयर्स खरीदते हैं तो वो बेच सकते हैं शेयर्स को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बेच नहीं सकते, बट वो 1 साल के बाद ही उनको अलाउड होता है बेचना। मतलब आज अगर उनको अलाउड हुआ है शेयर्स, तो आफ्टर 1 ईयर दे कैन सेल देयर शेयर्स जो उन्होंने कंपनी के खरीदे थे 1 साल पहले। तो उसे ही हम बोलते हैं कि लॉक इन पीरियड होगा, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल देयर शेयर्स इन अ मार्केट। और आपको रीजन भी समझ गया क्यों ऐसा नहीं किया जाता है, क्यों लॉक इन पीरियड दिया जाता है। नाउ अभी एक और चीज है इसमें कि जब तक आपने वो शेयर्स एक्चुअली बाय नहीं किए, देखो एक ऑप्शन को बाय करना होता है और एक शेयर्स को बाय करना होता है। तो ऑप्शन बाय करना सिर्फ और सिर्फ कंपनी को आपने हाँ या नहीं बताया कि आप शेयर्स खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो। आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो आपने ऑप्शन बाय किया था उसके तहत आपको शेयर्स ग्रांट किया जाता है। बट ऐसा नहीं बोलती है कि कंपनी ऐसा नहीं बोलती है कि अगर आपने ऑप्शन को भी बाय कर लिया तो आपको डिविडेंड राइट या ओनरशिप राइट मिल जाते हैं, नहीं।
वो तब तक नहीं आपको मिलेगा जब तक आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आपको शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे जब तक दिया नहीं जाता है। मतलब आप असली हकदार शेयर्स के तभी बनते हो जब कंपनी के जेब से शेयर्स आपके जेबों में जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट आपने अपना सिर्फ ऑप्शन बता दिया, अपना राय बता दिया कि यस और आपको ऑप्शन बाय करना है, इसका मतलब आपको कंपनी डिविडेंड देते बैठेगी, आपको कंपनी राइट देगी मीटिंग में बैठने का, आपको कंपनी राइट टू वोट देगी। ये जब तक नहीं आएगा जब तक कंपनी आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर देती। देखो, शेयर इशूड अंडर दिस डू नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉइज बाइज दिस शेयर। जब तक एम्प्लॉइज के पास वो शेयर्स आते नहीं है तब तक वो क्या नहीं होते हैं, तब तक उनके पास डिविडेंड और वोटिंग राइट नहीं मिलते। नाउ एफ पॉइंट क्या है, देखो क्या होता है जब भी आप कंपनी जो है इंप्लॉइज को क्या दे रही है, अपने बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स दे रही है। अब जब आप, जैसे आपने देखा था कि आईपीओ करने, एफपीओ करने से पहले, मतलब फर्दर ऑफरिंग करने से पहले राइट इशू करना पड़ता है। राइट इशू क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देखो नए शेयर होल्डर आने वाले, इससे किसको दिक्कत हो सकती है? इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। तो वैसे ही ईसॉस, ईएसपीएस होते हैं, मतलब ये सारे उसमें आप देखोगे ये कॉमन पॉइंट रहेगा कि ईसॉस करने से आपके नए शेयर होल्डर, मतलब जो इंप्लॉइज थे पहले, अब वो शेयर होल्डर भी बनने वाले हैं। मतलब जो करंट शेयर होल्डर है उनके जैसा ही पावर और लोगों के पास आने वाला है। मतलब जो पहले वाले लोग हैं उनका जो पावर है वो डाइल्यूट होने वाला है। मतलब अब उनके साथ उनका जो कंट्रोल है अब ये भी लोग कंट्रोल करेंगे कंपनी को। तो कंपनी लॉ ने बोला है, देखो आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, वो कंपनी के ओनर हैं। आप उनसे कुछ बिना पूछे दूसरे लोगों को एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं दे सकते हो। तो एफ वाला पॉइंट यही बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। कहां पे लिखा हुआ है? देखो, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप 11th में आपने एसपी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। तो मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रेजोल्यूशन कहने का मतलब है इधर कि आपको इधर 75% है ना, 3/4 पीपल की यस चाहिए होती है, तभी वो चीज पास होती है। जैसे कि मैं अपने शेयर होल्डर से पूछूंगी कि क्या मैं अपने कंपनी के जो शेयर्स है वो इंप्लॉइज को दे सकती हूं कि नहीं दे सकती हूं, ये चीज रखा जाएगा मेरे करंट इक्विटी शेयर होल्डर के पास। वो सारे राय विचार करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे और फाइनली अपनी वोटिंग देंगे। वो जो वोटिंग आनी चाहिए वो इन फेवर कितनी आनी चाहिए? 75% इन फेवर आनी चाहिए, वरना हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये कैंसिल करना पड़ेगा। हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को उदास करके हम नए शेयर होल्डर, दैट इज हम अपने इंप्लॉइज को शेयर होल्डर नहीं बना सकते अगर हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो एक कंडीशन है ईसॉस का और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको ईसॉस करने के लिए, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपने कंपनी में। Okay, employee cannot transfer his option to any other person, nor he can pledge or mortgage the share issued under the ESOS। देखो उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो शेयर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, या पहले तो आपको ऑप्शन मिला था कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, तो वो ऑप्शन को आप किसी और के नाम पे नहीं डाल सकते। जैसे राइट इशू, आपको याद है राइट इशू में आप क्या कर रहे थे? राइट इशू में आपके पास राइट टू रेनाउंस था। राइट टू रेनाउंस मतलब अगर आप वो शेयर्स नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने किसी और पर्सन को वो राइट दे सकते थे। वो सिर्फ राइट इशू में था, बोनस शेयर्स में नहीं था। बट ईसॉस में भी ऐसा ही है, बोनस शेयर्स जैसा ही है, मतलब राइट इशू का उल्टा, कि ईसॉस में भी आप ये जो ऑप्शन आपको मिला है, आपको ऑप्शन क्यों मिला है? क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय थे। ये जो ऑप्शन आपको मिला है वो और
और किसी के नाम पे वो आप नहीं दे सकते कि मुझे ये ऑप्शन नहीं खरीदना है, मतलब मेरे को हाँ नहीं भरनी है, तो मैं एक काम करता हूं, मेरा फ्रेंड है बाहर कहीं तो उसको मैं ये ऑप्शन दे देता हूं, वो कंपनी के शेयर्स खरीदेगा। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए होता है, तो वो ऑप्शन को बेचना भी अलाउड नहीं रहता है। और प्लस जो ईसॉस के थ्रू आपको शेयर्स मिले हैं, जनरली क्या होता है, ये जो शेयर्स होते हैं वो असेट होते हैं कंपनी के, तो आप किसी भी कंपनी के किसी भी असेट को अपने वो मॉर्गेज कर सकते हो, गिरवी कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो। बट इधर ध्यान रखना, जो ईसॉस के थ्रू शेयर्स मिले हैं वो कुछ खास तरह के होते हैं, कुछ यूनिक तरह के होते हैं, तो आप उसको गिरवी नहीं रख सकते अगर वो शेयर्स आपने ईसॉस के अंडर लिया हुआ है तो। लेकिन अगर वो शेयर्स आपने मार्केट से लिया हुआ है तो आपको वो पूरा हक रहता है कि लाइक एनी अदर असेट यू कैन प्लेज दैट असेट, और या तो आप मॉर्गेज पे भी रख सकते हो। कहने का मतलब आप गिरवी रख सकते हो एज अ सिक्योरिटी टू एनी बैंक, या जो भी आपको लेंडर ने पैसे दिए आप उनके पास ऐसे शेयर्स गिरवी रख सकते हो। बट ऐसा ऑप्शन ईसॉस वाले शेयर्स को नहीं होता है, यही चीज उन्होंने जी पॉइंट में दिया हुआ है। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, कंपनी हैज टू सेट अप अ कॉम्पनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ईसॉस, कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2014। कुछ नहीं, बस उन्होंने इतना ही बोला हुआ है कि जब भी आप ईसॉस करने के बारे में सोचो तो आपको कंपनी में एक कमिटी बिठानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन कमिटी। मतलब वो सारी चीजें देखेंगे कि ईसॉस कब, कैसे, कहां, किस एम्प्लॉइज को देना है। और आपको जब भी आप ईसॉस करोगे तो आपको ये वाला जो प्रोविजन है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, जिसके कुछ प्रोविजंस आपने पढ़े और बहुत सारे कुछ प्रोविजंस रहते हैं जो कि एज अ 12th स्टूडेंट आपको अभी बताना जरूरी नहीं लगा बुक को, इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोविजन है वो सारे प्रोविजंस आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। उसमें से कुछ प्रोविजंस हमने पढ़ लिए हैं। तो इतना ही था एच पॉइंट तक। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे वो भी हमें जरूर टाइम टू टाइम हमें बोलते रहना, ठीक है। तो हमको भी समझेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस यू आर लाइकिंग लेक्चर्स और नॉट, मतलब आपको इसमें क्या और चेंजेस चाहिए। तो ये था हमारा ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के अंडर ईसॉस। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ESPS। तो ये सेम एज ईसॉस ही है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस है, वो चेंजेस बता के हम जल्दी से हम स्टॉक एप्रिसिएशन राइट जो पार्ट है वो करेंगे। सो टिल देन गाइज, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।